स्वागत है आप सभी लोगों का मेरे चैनल साइंस टू टेक्नोलॉजी में। मैं अनुपम विपुल आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं आज के शो साइंस 30 में। आज हम लोग बात करेंगे गैस टू लिक्विड्स के बारे में यानी कि जीटीएल के बारे में। तो आइए समझते हैं। तो ये समझिए कि पूरी दुनिया में अगर आप देखते हैं तो लार्ज सप्लाई क्रूड ऑयल का नहीं है। क्रूड ऑयल से ज़्यादा सप्लाई है आपका नेचुरल गैस का, और वो हम लोग कुदरती भी बनाते हैं जिसे हम लोग बायोगैस कहते हैं। तो यानी कि सप्लाई के मामले में नेचुरल गैस की कोई कमी नहीं होनी है, चाहे वो फॉसिल वैरायटी हो चाहे बायो वैरायटी हो। बहुत बढ़िया बम बम सप्लाई है इसका। और ये काफ़ी यूज़फुल है पावर जनरेशन के लिए। अगर आपको पावर प्लांट चलाना है, बल्ले-बल्ले काफ़ी चलाते हैं, और उसमें मतलब पर यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी में वो कोल से कम कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज़ करता है। तो ये काफ़ी बढ़िया है उसके मामले में, पावर प्रोडक्शन के मामले में। लेकिन ट्रांसपोर्टेशन में उतना यूज़फुल नहीं है। भले आप उसे ये कर सकते हो, एलएनजी कैरियर में इधर-उधर कर सकते हो, लेकिन अगर प्लेन चलाना है या मतलब एलएनजी कैरियर ना हो तो उसमें मतलब ऑब्वियसली आप एलएनजी डाल के नहीं चलाना चाहोगे, उसके लिए आप हेवी डीज़ल यूज़ करना चाहोगे। तो हिसाब वही बनता है कि ट्रांसपोर्टेशन इंडस्ट्री में उतना यूज़फुल नहीं है, चाहे ट्रक्स के लिए हो चाहे इधर-उधर हो। और उसके बाद ये होता है कि ये तो मैंने फ्यूल की बात की। फ्यूल के बाद भी हम लोग को हेवी हाइड्रोकार्बन को बहुत ज़रूरत होता है। जैसा कि पैराफिन वैक्स हो जाए, लुब्रिकेशन ऑयल हो जाए, और ये सब इतने सारे इंडस्ट्रियल प्रोसेसेस में लगते हैं कि गाड़ी से इसका मतलब अगर गाड़ी आप हटा भी देते हैं तो भी डिमांड ये सब का नहीं घटेगा। बहुत सारे इंडस्ट्रियल प्रोसेस में हम लोग ये कर करते हैं, और इसमें फूड इंडस्ट्री भी आता है। तो ऐसा चीज़ नहीं कि इसे आप हटा दें और हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। फूड, मेडिसिन, प्लास्टिक हर इंडस्ट्री में ऑयल के हेवी हाइड्रोकार्बन बाय प्रोडक्ट्स जाते हैं। तो इसीलिए समझ उसका डिमांड है बहुत सीरियस टाइप। ऐसा नहीं कि सिर्फ एनर्जी आ गया तो प्रॉब्लम सॉल्व हो गया। एनर्जी एक हिस्सा है, काफ़ी बड़ा हिस्सा है, लेकिन एक हिस्सा है, बाकी सारे हिस्से भी हैं। तो इसीलिए गैस टू ऑयल लिक्विड पे काफ़ी मेहनत किया जाता है। तो इसका टेक्नोलॉजी समझते हैं, और ये समझिए वर्ल्ड वॉर 2 के टाइम से बनाया गया है। तो हिसाब ये कि आप फीड स्टॉक लेते हो, आप कहाँ से लेते हो वो आप पे, आप चाहे नेचुरल गैस ले सकते हो, कोल गैस ले सकते हो, बायोमास ले सकते हो, वो आप करते हो। और उससे आप ये बनाते हो सिंथ गैस। सिंथ गैस का मतलब होता है CH4 को आप लेते हो, उसे आप स्टीम मीथेन रिफॉर्मिंग करते हो। और स्टीम मीथेन रिफॉर्मिंग यानी कि आप एक मीथेन मॉलिक्यूल लेते हैं, उसमें वाटर मॉलिक्यूल डालते हैं, और उससे आपको कार्बन मोनोऑक्साइड और हाइड्रोजन निकल जाता है। ये हो गया आपका, ये कॉम्बिनेशन को हम लोग कहेंगे सिंथ गैस। ये काफ़ी एनर्जी खाता है, और आज की दुनिया में जितना भी आप हाइड्रोजन खरीदते हैं मार्केट में, वो ऐसे ही बनाया जाता है, क्योंकि पानी से हाइड्रोजन बनाने में लुट जाएंगे। तो हिसाब वही रहता है कि इसी जो आप लोग सुनते हैं ना कि हम लोग जो हाइड्रोजन पर सोच भी रहे हैं कि हाइड्रोजन पे ये कर देंगे, हाइड्रोजन वो कर देंगे, सब पोल्यूशन ही कर रहा है। कारण वही है कि एक्चुअली आप ग्राउंड से नेचुरल गैस निकाल रहे हो, उसे स्टीम रिफॉर्म कर रहे हो, कार्बन मोनोऑक्साइड तो बाहर निकल ही जाएगा ना, और वो कार्बन मोनोऑक्साइड फिर ऑक्सीडाइज करेगा, फिर घूम फिर कर कार्बन डाइऑक्साइड का इमिशन हो ही गया। तो वही समझिए, बस आपके गाड़ी के पीछे से एग्जॉस्ट नहीं निकल रहा है, वो जहाँ पे प्लांट पे प्रोसेसिंग हो रहा है वहाँ पे निकल रहा है। तो वही समझिए, तो हम लोग को मिल रहा है हाइड्रोजन और कार्बन मोनोऑक्साइड। अब इसे एक और प्रोसेस में डालते हैं, फिशर ट्रॉफिस प्रोसेस पे डाला जाता है। और इस प्रोसेस में 3 चीज़ चाहिए होता है। पहला आपका हाई प्रेशर होना चाहिए, डिपेंड करता है किस तरह का आप आउटपुट निकालना चाहते हैं, क्या प्योरिटी है आपका इनपुट का, लेकिन बहुत बम बम प्रेशर होना चाहिए, और टेम्परेचर होना चाहिए, यानी कि 300 डिग्री सेल्सियस तक ले आप जा सकते हैं। बम बम टेम्परेचर होना चाहिए। इसके ऊपर आप एक कैटलिस्ट लगाते हो, चाहे वो कोबाल्ट हो चाहे आयरन हो, डिपेंड करता है। अलग अलग कंपनी अलग अलग एलॉयज़ पे काम करती है, अलग अलग मेटल्स को इस्तेमाल, कैटलिस्ट को इस्तेमाल करती है, उससे अलग अलग आउटपुट मिलता है। ये आप डिसाइड करोगे कि आपको चाहिए क्या। फिर इससे आपको निकलता जो आउटपुट आपने लिया, मतलब फ्यूल लिया आपने, हाइड्रोकार्बन लिया, हाइड्रो मतलब मीथेन लिया, मीथेन को आपने ये इसमें बदल दिया कार्बन मोनोऑक्साइड और हाइड्रोजन में। फिर उसे आप फिशर प्रोसेस में डाल रहे हैं, जिसमें आप खूब प्रेशर डाल रहे हैं, खूब टेम्परेचर डाल रहे हो, और एक कैटलिस्ट है। कैटलिस्ट खपत नहीं होगा, इसलिए उसे कैटलिस्ट कहते हैं। कैटलिस्ट आप डाल रहे हो। अब यहाँ पे आपको मिल रहा है हाइड्रोकार्बन वैक्स, आउटपुट में मिल रहा है आपको। और ये समझिए कि ये अभी क्या एज ए मतलब ईंधन के तौर पर गाड़ी में चला सकते हैं, आराम से कर सकते हैं। और यही वर्ल्ड वॉर 2 में यही होता है। लेकिन अब हम लोग आजकल वहाँ नहीं रुकते हैं। अब इसके बाद जब आपको हाइड्रोकार्बन चेन मिल जा रहा है, तो उसे क्रैकिंग और आइसोमराइजेशन में डाला जाता है, यानी कि उसे एक बार फिर रिफाइन किया जाता है। तो आपके पास फ्यूल आ चुका है। आप मतलब समझिए मीथेन से स्टार्ट किए थे, अब आपके पास एक हाइड्रोकार्बन लिक्विड चेन यानी रूम टेम्परेचर में लिक्विड जो स्टेट में रहेगा, वो आपके पास आ गया है। प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन बात होता है कि वो इधर का भी नहीं है ना उधर का। वो चलाने का आप चला सकते हो, पेट्रोल इंजन में चलाने का आप डीजल में भी चला सकते हो। डीजल में जनरली ज़्यादा बेटर चलता है, लेकिन उतना प्रैक्टिकल नहीं है। तो उसे जब आप क्रैकिंग करते हो, यानी कि उसका जो हाइड्रो ये मॉलिक्यूल चेन है, उसे आप क्रैक करते हो, आइसोमराइज करते हो, स्टेबलाइज कर देते हो, तब आप फ्यूल आप अपने हिसाब से बनाते हो। तब आप डिसाइड करो कि आपको एक्जैक्टली इससे क्या निकालना है। आपको इससे केरोसिन निकालना है, हैवी फ्यूल ऑयल निकालना है, आप इससे बेस ऑयल निकालना है। बेस ऑयल सारे लुब्रिकेशन जो आप देखते हैं दुनिया में जनरली बेस ऑयल के ऊपर बनाया जाता है। मतलब बेस ऑयल आप खरीदते हैं क्रूड ऑयल मैन्युफैक्चरर से या ये इस प्लांट से, और उसके ऊपर आप मतलब समझिए एडिटिव्स डालते हैं, और इसे आप बेचते हैं। जो भी आप लोग कहते हैं मोबिल हो गया, वो वही है। बेस ऑयल प्लस एडिटिव इक्वल्स मोबिल।
तो यही लेकिन आप ये समझिए यहाँ एनर्जी बहुत कंज्यूम हो रहा है, तो आपका जो फ्यूल में अगर मान लीजिए 10 मेगावाट की एनर्जी थी, तो उसमें 10 का 10 आपको वापस नहीं मिलने वाला। ये 25 से 40% तक एनर्जी पेनल्टी लेके चलता है। अब इस पे बहुत लोग मेहनत कर रहे हैं, बहुत रिसर्च किया जा रहा है, क्योंकि वैल्यू बढ़ गई है इस टेक्नोलॉजी की अभी। तो वही कम से कम प्रेशर में करें, कम से कम टेम्परेचर में करें, और कौन कौन सा कैटलिस्ट पे एक्सपेरिमेंट किया जा रहा है। क्योंकि कुछ कैटलिस्ट का है कि भैया आपको हैवी दे देते हैं, लेकिन एनर्जी बहुत खाते हैं। कुछ का कि भैया उतना हैवी नहीं देते, लेकिन हमारे काम भर का हो जाता है, तो फालतू का अल्ट्रा हैवी बना के क्या करें। ये डिमांड आप पे आता है कि हाइड्रोकार्बन जो चेन निकलेगा वो कैसा होना चाहिए। तो इस पे वही, इसीलिए आपको कहीं फिक्स नंबर नहीं देखने को मिलेगा कि कोई एग्जैक्टली बोल दे। आप प्लांट का भले चेक कर सकते हो, जैसे मान लीजिए एक प्लांट है मलेशिया में, तो उस प्लांट का हाँ, ये प्लांट में इतनी एनर्जी इनपुट हो रही है, इतना आउटपुट निकल रहा है लिक्विड फॉर्मेट में, वो आप कर सकते हो। लेकिन ऐसे आप प्रोसेस का ये बता दो, वो मुश्किल है। और वही समझिए वर्ल्ड वार 2 में जर्मन से, मतलब वर्ल्ड वार 2 से पहले जर्मनी में डेवलप हुआ था, लेकिन कोई यूज़ नहीं था कि क्या करेंगे इसका। लेकिन जैसे ही वॉर शुरू हुआ, तो सब लोग अपना तेल खत्म कर दिए, तेल निकाल लिए। तो तेल निकाल दिया तो बात हो गई कि जर्मनी के पास कोयला बहुत था। जैसे इंडिया के पास है ना कि हम पास क्रूड ऑयल उतना नहीं है, लेकिन कोयला बम बम है। जर्मनी के पास भी वही था, और इनको लड़ना भी था। तो क्या किया, वही वैसे बोला कि कोल से भी आप सिंथ गैस बना सकते हो, और सिंथ गैस के बाद फिशर ट्रॉफिस प्रोसेस बना के आप हाइड्रोकार्बन चेन निकाल सकते हैं। इस हाइड्रोकार्बन चेन को आप ब्रेक करके ऑलमोस्ट हर चीज़ निकाल सकते हैं जो आपको नॉर्मल फॉसिल क्रूड ऑयल प्लांट से आपको मिलता। हर चीज़ आप रेप्लिकेट कर सकते हैं। तो यही टेक्नोलॉजी है, ज़्यादा कोई तिकड़म नहीं है। वही आप समझिए, मीथेन लीजिए, उसे हाइड्रोजन और कार्बन मोनोऑक्साइड कीजिए, और ये दोनों का फिर से शादी कराना है ना, तो उसके लिए शादी कराने क्या हो रहा है, आप एनर्जी इससे निकाल तो नहीं रहे हो, डाल रहे हैं एनर्जी। तो आपको एनर्जी कैसे डाल रहे हैं, आप इसमें एनर्जी डाल रहे हैं प्रेशर और टेम्परेचर से। कैटलिस्ट बस आपको कंट्रोल कर रहा है कि आप जिस तरह का रिएक्शन चाह रहे हैं वो हो। तो यही है टेक्नोलॉजी, ज़्यादा कोई एडवांस चीज़ नहीं है। बोल रहे हैं वर्ल्ड वार 2 में तो खूब यूज़ किया जर्मनी इसको, तभी वो टिक पाए थे इतना टाइम तक। नहीं तो उनका ऑयल गैस कब का खत्म हो चुका था, कोयला को कन्वर्ट कर दे रहे थे तो चल रहे थे लंबे टाइम तक। अब बात करते हैं क्वालिटी की। तो यहाँ पे समझिए कि हर देश, यूरोपियन यूनियन से लेके अमेरिका से लेके इंडिया तक लेके, हर कोई अपना इमिशन स्टैंडर्ड को सुधार रहा है। यानी कि इंडिया में भी आप देखेंगे BS6 तक हम लोग पहुँच रहे हैं। ऐसे ऐसे करते करते हर जगह हम लोग का बात चल रहा है कि हर देश अपने इमिशन का, यानी कि जो CO2 हो रहा है उसको हटाइए। उससे उतना प्रॉब्लम नहीं है, मतलब प्रॉब्लम है उससे लॉन्ग टर्म में। शॉर्ट टर्म में उससे प्रॉब्लम नहीं था। शॉर्ट टर्म में जो आप देखते हैं स्मॉग या सुट, ये सबसे प्रोसेस आ रहा है, ज़्यादा तुरंत दिक्कत हो रहा है, इससे आपका अस्थमा तुरंत हो जाता है। ये ज़्यादा बड़ा समस्या है। ये क्यों हो रहा है, क्योंकि फ्यूल जो है, कहने को मैं आपको बता रहा हूँ हाइड्रोकार्बन है, लेकिन उसमें बहुत सारा चीज़ और है। उसमें चाहे तो उसमें मरकरी तक भी हो सकता है। तो ये समझना बहुत ज़रूरी है कि उसमें बहुत ज़्यादा सल्फर होता है, मेनली सल्फर होता है। यही सबसे बड़ा दिक्कत है, सल्फर है। तो फॉसल फ्यूल चूँकि वो ज़मीन से निकल रहा है, उसमें ज़मीन में बहुत सारा मिनरल उसमें एब्जॉर्ब किया हुआ है। तो वो कितना भी आप कर लीजिए, वो हमेशा रहेगा उसमें। कितना भी रिफाइन करे, कितना भी फिल्टर करे, हमेशा उसमें ये निकलता है। तो सल्फर कंटेंट हर में रहता है ज़्यादा। और जैसे जैसे आप हैवी हाइड्रोकार्बन की तरफ जाते हैं, सल्फर का कंटेंट और बढ़ता रहता है। जैसे कि पेट्रोल में उतना सल्फर नहीं होता, डीजल में से थोड़ा ज़्यादा होता है, हैवी फ्यूल ऑयल में बहुत ज़्यादा होता है। तो ये समस्या सीरियस है सब कंपनीज के लिए। और ये जो हैवी बेस ऑयल देख रहे हैं जो आपका बनता है लुब्रिकेशन का, तो क्योंकि ये भी इंजन में धीरे धीरे खपत होता रहता है, जलता रहता है। तो इसका अगर ये पोल्यूटेड है, तो ये अकेले भले कुछ ही मॉलिक्यूल्स जलेंगे, लेकिन ये इतना कंटेमिनेशन डाल देंगे एक बार में कि कहने को आपका इंजन, मतलब 90% आपका एग्जॉस्ट चकाचक है, कोई दिक्कत नहीं है, सिर्फ कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर वेपर है। वो 10% पे इतना स्मॉग, इतना पोल्यूटेंट्स डाल देगा कि भैया, जो कहते हैं ना कि पूरा, मतलब आपको दिखना नहीं चाहिए कि गाड़ी चल रहा है, उसे धुआं दिखना नहीं चाहिए। क्योंकि ना तो वाटर वेपर दिखना चाहिए आसानी से, ना ही आपका ये क्या बोलते हैं कार्बन डाइऑक्साइड। तो दिखता क्या है, सुट दिखता है आपको, कंटामिनेंट्स। वो कंटामिनेंट्स कहाँ रहे, ना तो फ्यूल उतना बम है, ना ही ये जो लुब्रिकेशन ऑयल, बेस ऑयल यूज़ हो रहा है वो सब उतना बढ़िया है। और इस मामले में GTL से जितना चीज़ निकाला जाता है उसका आउटपुट मच क्लीनर है। ऐसा क्यों, क्योंकि वो आप एक स्टेज हटा दी। नेचर जब बायोगैस बनाता है या नेचुरल गैस बनाता है, तो उसमें बहुत कचरा रहता है, सल्फर उसमें भी रहता है। जैसे आप नेचुरल गैस पावर निकाले, उसमें क्या सल्फर है, हाँ है। गैसियस फॉर्म में बहुत ज़्यादा नहीं है। पहला तो वहीं बेनिफिट हो गया कि वो गैसियस फॉर्म होने के कारण बहुत ज़्यादा सल्फर उसमें आया नहीं। दूसरी बात, जैसे आप उसे लिक्विफाई करते हैं, वो टेम्परेचर के कारण सल्फर अलग हो जाता है। लिक्विफाई कर दिया तो अब जो आप खरीद रहे हैं, जैसे मान लीजिए इंडिया खरीदता है कि हम LNG खरीदते हैं किसी से, वो LNG में कितना सल्फर होगा, ऑलमोस्ट शुद्ध जीरो। थोड़ा सा होगा, ऐसा कभी नहीं बनने वाला कि एकदम एब्सोल्युटली परफेक्ट, लेकिन ऑलमोस्ट शुद्ध जीरो होता है। अब उसे आप दोबारा रिएक्शन करा रहे हैं, तो अब जो आपका फाइनल आउटपुट बनेगा, जो फाइनल बेस प्रोडक्ट्स बनेंगे, उसमें जो कंटेमिनेंट्स हैं, जो इमिशंस बनाने वाले चीज़ हैं, वो बहुत कम रहता है। मतलब एकदम ईंधन चकाचक निकल रहा है। आपका इमिशन के मामले में जो इमिशन स्टैंडर्ड से ऑलमोस्ट जीरो हो जाता है कि भैया कुछ है ही नहीं, क्योंकि कंटामिनेशन आपने डाला नहीं है, तो आया कैसे। जैसे मैं इसीलिए बोलता हूँ कि सीवीड बायोफ्यूल अगर हम लोग बनाते हैं तो उसमें सल्फर बहुत कम होगा, क्योंकि सल्फर जमीन के अंदर है। समुद्र में सल्फर नहीं है कि बस समुद्र में पानी में रह रहे हो सल्फर निकल रहा है, वैसा नहीं है।
तो वही समझिए कि जीटीएल के पीछे ये भी रिसर्च करने का ये भी फ़ायदा है कि बहुत ज़्यादा आपको ये मिलता है, क्या बोलते हैं, क्लीन प्रोडक्ट्स मिलता है। और कुछ-कुछ इंडस्ट्री में क्लीन प्रोडक्ट्स बहुत ज़रूरी होता है। जैसे कि ऑयल के केसेस में, सिंथेटिक ऑयल में जो काफ़ी जगह आप लोग सुनते होंगे, उसमें से कुछ-कुछ ऑयल मिक्सचर इतना अच्छा है कंपेयर टू बाकी सब, अगर ढंग से बनाया जा रहा है तो, कि वो 4 टू 5 टाइम्स लंबा चलता है। 4 टू 5 टाइम्स। तो ऑब्वियसली लोग उस पे खर्च करेंगे ना, कि भले महँगा हो जाएगा, लेकिन अगर आप 4 से 5 गुना चलते हैं और आपका दाम डबल हो रहा है, तो भी आप प्रॉफ़िट में ही हो, तो लोग करते हैं उस पे खर्च। तो ये समझना ज़रूरी है, क्वालिटी सबसे हाईएस्ट होता है। क्योंकि आप मतलब समझ रहे हैं, आप जिस रास्ते से आ रहे हो, उस रास्ते से सल्फर या बाकी कंटामिनेंट्स कूद नहीं पाते आसानी से। असंभव नहीं है, लेकिन कूद नहीं पाते, ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल आपका होता है। या समझिए ऑलमोस्ट आप एक तौर से, जैसे पानी को आप इवैपोरेट करके कंडेंस करो तो एकदम प्योर मिलता है ना, वैसा ही वाला सिचुएशन है। अब बात करते हैं पॉलिटिक्स का। तो पॉलिटिक्स में ये समझिए कि क्रूड ऑयल जो है आज के टाइम में लाइफ ब्लड है हर नेशन का। लेकिन कोई भी नेशन क्रूड ऑयल नहीं करता। जैसे आपका यहाँ क्रूड ऑयल रखा हो तो इससे आपका देश चलेगा? कभी नहीं, इसका कोई काम नहीं है। क्रूड ऑयल को हम लोग बनाते हैं रिफाइंड प्रोडक्ट्स। रिफाइंड प्रोडक्ट्स डेली एसेंशियल है, यानी कि हर देश में ये डेली खपत होता है। ऐसा नहीं कि अच्छा 1-2 दिन नहीं रहा तो कोई ना, आप बिना इंटरनेट के भले कुछ देर रह सकते हो, बिना ये ऐसे मतलब रिफाइंड प्रोडक्ट्स के अगले दिन बैंड बज जाएगा। और ये समझिए कि हर बड़ा देश है, जैसे कि इंडिया हो जाए, यूएसए हो जाए, बड़े यूरोपियन नेशंस हो जाए, वो लोग जनरली क्रूड ऑयल खरीदते हैं, उसे रिफाइन घर में करते हैं। जैसा कि इंडिया है, इंडिया रशिया से लेगा तो क्रूड ऑयल खरीदेगा, रिफाइंड प्रोडक्ट्स नहीं खरीदेगा, क्रूड ऑयल खरीदेगा। क्रूड ऑयल सस्ते में मिलता है, क्रूड ऑयल खरीदेगा, खुद से रिफाइन करेंगे, उसको करेंगे। और उसका ये भी फायदा होता है कि हम लोग क्रूड ऑयल को स्टोर करना ज़्यादा आसान होता है। क्रूड ऑयल आपको कोई दे रहा नहीं कि भैया स्टोर कर दो 1 साल तक के लिए, आराम से कर सकते हैं। तो क्रूड ऑयल स्टोर करते हैं हम लोग ज़्यादा। और फिर जब जैसे मान लीजिए महंगाई बहुत बढ़ने लगती है और क्रूड ऑयल बाहर से खरीदना मुश्किल हो रहा है, तो इंडिया जो नेशनल रिजर्व रखता है, उस रिजर्व को खपाने लगता है। तो ऐसे करके करते हैं। तो वही समझिए, यहाँ पे मायने क्या रहता है? मायने ये रखता है कि जैसे अभी रशिया पे जो लगाया गया था बैन, कि $80 कर दिया गया। तो $80 में यहाँ पे भी पॉलिटिक्स है कि वो इतना लो नहीं कर सकते, मतलब कि जो भी शिपिंग कंपनीज़ पे जो लॉ लगाया जा रहा था, वो इतना कम नहीं रख सकते थे कि तब तो रशिया सीधा बोलता कि हम बंद कर देते। और अगर वो बंद करता अपना प्रोडक्शन, ओपेक्स वाले अपना दाम बढ़ा देते, तो लुट जाता सारी छोटी-छोटी कंट्री। तो उनका हिसाब आया कि इतना दो कि प्रॉफ़िट हो, लेकिन बहुत नहीं हो। मतलब प्रॉफ़िट हो कि आप कर रहे हो काम, लेकिन इतना नहीं हो कि भैया आप वॉर फंड कर सको। तो क्रूड ऑयल पे लगाया, धीरे-धीरे क्रूड ऑयल टक-टक घटने लगा। फिर हुआ कि उससे उतना फ़र्क नहीं पड़ रहा था, क्योंकि क्रूड ऑयल ज़रूर बेचा जाता है, बहुत इंपॉर्टेंट होता है, लेकिन क्रूड ऑयल से ज़्यादा प्रॉफिट आता है आपको रिफाइंड प्रोडक्ट्स में। इसीलिए छोटे-छोटे देश सारे डिपेंडेंट रहते हैं बाहर वाले देशों पे। जैसे इंडिया के पास है कि क्रूड ऑयल मिलेगा, हम सँभाल लेंगे। बाकी सारे देश के पास वो लग्ज़री नहीं है कि वो हमें, मतलब उन्हें चाहिए पेट्रोल, उन्हें चाहिए डीज़ल, उन्हें चाहिए लुब्रिकेशन ऑयल, बेस ऑयल, वो खुद से नहीं बना सकते। तो वो सारे देश ये कर रहे थे कि भैया चला रहे थे रशिया को, तो अब उन पे लॉ लगा दिया कि भैया ठीक है, आपका वो जो रिफाइंड प्रोडक्ट है उस पे भी हम प्राइस कैप लगा देते हैं। आप सेल कीजिए, आपको प्रॉफिट होगा, लेकिन इतना नहीं हो कि आप वॉर का हुहा कर सकें। तो इसीलिए समझिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है पॉलिटिक्स समझना हाइड्रोकार्बन का। और इसीलिए ये बस मत समझिए क्रूड ऑयल मतलब क्रूड ऑयल। क्या क्रूड ऑयल आप अपने देश में रिफाइन करते हैं? जैसे पाकिस्तान का हालत इतना खराब क्यों है? रशिया आराम से दे सकता है क्रूड ऑयल पाकिस्तान को ठीक-ठाक दाम में। पाकिस्तान के पास है ही नहीं रिफाइनरीज़ जो उस क्रूड ऑयल को लेके यूज़फुल प्रोडक्ट बनाएँ। इंडिया कर सकता है, पाकिस्तान नहीं ठीक से कर पाएगा। तो वही समझिए। अब यहाँ पे एक दूसरा समस्या आता है, जैसे ऑस्ट्रेलिया का हम लोग लेते हैं, ऑस्ट्रेलिया का सिचुएशन लेते हैं। इनके पास क्रूड ऑयल के नाम पे हवा है, कुछ नहीं है। लेकिन नेचुरल गैस बम बम है, अति बम बम मात्रा में है। मतलब इनके पास जो गैस फील्ड्स हैं, अगर ये ठीक से टैप किए ना, ओपेक को बोले चलो आप सर बोरिया बिस्तर आप पैक करो, निकल लो। तो बात है ये लोग करते क्यों नहीं? करेंगे क्या उस गैस का? मतलब गैस से आप पावर प्लांट चला लिए, ठीक है। उसके बाद और रहा बात समुद्र के दूसरे छोर में, तो शिप करने में भी बैंड बच जाएगी। एलएनजी, मतलब एलएनजी से आप शिप कर सकते हैं, लेकिन वो सस्ता नहीं होता है। तो इनका हिसाब आ रहा है कि ये लोग अब खूब रिसर्च कर रहे हैं गैस टू लिक्विड में। क्यों? क्योंकि इनके पास सरप्लस गैस है। अगर उस गैस को लिक्विड में बदल देते हैं, जेट फ्यूल में बदल देते हैं, उसे बेस ऑयल में बदल देते हैं, डीजल में बदल देते हैं, तो इनका देश का एक बहुत बड़ा एक्सटर्नल डिपेंडेंसी कम हो जाएगा। ये महंगा ज़रूर होगा, ये समझना बेहद ज़रूरी है कि एक्सपेंसिव ज़रूर होता है, लेकिन इंडिपेंडेंट सोर्स देता है। और आज के टाइम में हर कोई आप समझ रहा है कि इंडिपेंडेंस ज़्यादा मायने रखता है। कहने को आप इंडिपेंडेंट हो सब चीज़, लेकिन बाहर से कोई भी देश आपका नल बंद कर दिया, आपकी बैंड बज जाए, तो ऐसा कभी हम नहीं चाहेंगे। जैसे थैंकफुली इंडिया इस मामले में है कि नहीं भैया, हम रशिया जब तक क्रूड ऑयल सस्ते में दे रहा था हम लोग खरीद रहे थे, बोला नहीं दाम बढ़ाएंगे, बोले छोड़ दो क्या दिक्कत है, हम रिफाइंड प्रोडक्ट्स नहीं देंगे। अरे भैया हमारे पास खुद का रिफाइनमेंट है, टेंशन मत लो। इसीलिए बोल रहे पॉलिटिक्स में दोनों वे आपको देखना होता है। तो वही समझिए। और इसका ये इमिशन के बेनिफिट कि मान लीजिए अगर ऑस्ट्रेलिया कल को ये करता है कि वो शुद्ध इसी पे चलता है, जीटीएल पे चलता है, क्योंकि ऑब्वियसली और कुछ ऑप्शन है नहीं, तो उनके यहाँ जो प्रदूषण होगा वो भी कम होगा। CO2 की बात नहीं कर रहा हूँ, वाटर वेपर की बात नहीं कर रहा हूँ, जो उनका जो इमिशंस होता है, सल्फर इमिशंस, वो बहुत कम होगा। मतलब वो डीजल पे, सारी गाड़ी डीजल पे भी चलेंगी तो भी शहर का हवा साफ सा लगेगा। क्यों? क्योंकि जीटीएल से क्वालिटी अच्छी आती है।
तो पॉलिटिक्स है इस पे, बहुत ध्यान से देखना होता है। इसीलिए मतलब क्रूड ऑयल खरीद लेने से काम नहीं खत्म हो जाता है। आपको देखना है कि क्या आप रिफाइंड प्रोडक्ट्स खरीद रहे हैं कि क्रूड ऑयल खरीद रहे हैं। क्रूड ऑयल खरीद रहे हैं तो रिफाइन कहाँ कर रहे हैं। जैसे इंडिया के बारे में बीच में ब्लेम कर रहे थे ना यूरोपियंस की, भैया हम लोग खरीद ले रहे हैं और रिफाइन करके बेच दे रहे हैं, कारण वही था। बहुत सारे देश के पास है ही नहीं टेक्नोलॉजी की वो रिफाइन कर सके, बहुत महंगा होता है प्लांट्स वो सब। तो पॉलिटिक्स है इसमें, बहुत बहुत हौच पौच पॉलिटिक्स है। अब देखिए कि ऑस्ट्रेलिया तो पूरा पड़ गया है कि भैया हम गैस से ही कर रहे हैं, क्योंकि हमारे पास कुछ और ऑप्शन है नहीं। तो देखते हैं ऑस्ट्रेलिया क्या करता है। अब बात करें भविष्य में क्या होने वाला है, तो भविष्य में ये समझिए कि ये बहुत अच्छा औजार है आज के टाइम के लिए। जैसे मैंने गैस पाइपलाइंस के बारे में बात की थी कि काफ़ी अच्छा टूल है हमारे लिए, वैसे ये भी एक टूल है। और इसका ये समझना बहुत ज़रूरी है कि जैसे अभी हम फॉसल फ्यूल के बारे में बात कर रहे हैं, पॉलिटिक्स के बारे में बात कर रहे हैं, ये ठीक है, लेकिन कल वो फॉसल फ्यूल धीरे धीरे हट जाएगा। जैसे कि हम लोग स्टार्ट किए थे 0% रिन्यूएबल से, आज हम लोग 20% पे वर्ल्ड वाइड रफली। तो गाड़ी ऐसे ही खुलती है, 0 से 1% होता है, फिर 5% होता है, फिर 10% होता है, फिर 20%, धीरे धीरे बढ़ता है, हम लोग बढ़ रहे हैं। तो कल को तो ये होगा कि भैया आपका रिन्यूएबल्स तो खत्म है। और रहा बात, ये सब प्लांट बहुत लंबा चलता है, मतलब ये सब के कुछ कुछ के कॉन्ट्रैक्ट 50 से 100 साल तक के आते हैं। तो उतना महंगा, उतना रिस्क ले रहे हैं, और आपको दिख रहा है कि भैया कल तो हमें यूज नहीं होगा इसका, नहीं वैसा नहीं है, इसका बहुत यूज़ होगा, क्योंकि हम नेचुरल गैस को बायोगैस से बस बदल सकते हैं। और यहाँ पे ये समझना बहुत ज़रूरी है कि ये एक चार्ट आप लोगों को बार बार देखने को मिलेगा कि ग्लोबल वार्मिंग हो किस गैसेस से रहा है। जैसे आपका नाइट्रस ऑक्साइड हो जाता है, फिर आपका HFC गैसेस हो जाते हैं, फिर आपका CO2 हो गया। अब बोले यार मीथेन क्यों है, CH4 क्यों है? क्योंकि जितने भी चीज़ सड़ते हैं इस दुनिया में, जहाँ की हर चीज़ होता है, आप निकलता है आपके पेट से, वो क्या होता है, सड़ रहा है। उससे क्या निकल रहा है, जो आप लोग चिमनी देखते हैं कि सेप्टिक टैंक से चिमनी निकाला, उससे निकल क्या रहा है, मीथेन निकल रहा है। और मीथेन में सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये ना कि अमाउंट ज़्यादा नहीं है, ये समझना बहुत ज़रूरी है। अमाउंट बहुत ज़्यादा नहीं है, हम लोग ऐसा नहीं कि मीथेन की बरसात कर रहे हैं, CO2 का कर रहे हैं, मीथेन का नहीं कर रहे हैं। लेकिन बात है, मीथेन बहुत ज़्यादा पावरफुल होता है, 80x ज़्यादा पावरफुल होता है। यानी कि ग्लोबल वार्मिंग पोटेंशियल जैसे नापा जाता है, वो उसका 1 मानिए CO2 का 80 होता है। तो CH4 यानी कि मीथेन इतना कम रिलीज करने के बाद भी बहुत तबाही मचाता है। तो CH4 को हम लोगों को कल सल्टाना है। मान लीजिए कि हम लोग पूरा CO2 पे पूरा मेहनत कर लिए कि CO2 एकदम दबा के जीरो के पास ले आए, और मीथेन पे ध्यान नहीं दिए, तो भी ग्लोबल वार्मिंग होते रह जाएगा। तो मीथेन को घटाना है, तो मीथेन को घटाने का एक ही तरीका है, उसे यूज़ करो। थैंकफुली इसीलिए आप देख रहे होंगे जितने भी गैस प्लांट्स हैं, नेचुरल गैस पाइपलाइंस खासतौर पे, अगर उनमें ये होता है कि सप्लाई नहीं हो रहा है, मतलब कि डिमांड नहीं है और उनको बंद करना है, और गैस थोड़ा सा लीक करेगा तो लीक को जला देते हैं, क्योंकि वो ज़्यादा पर्यावरण सेफ है, पर्यावरण के लिए ज़्यादा अच्छा है। कि जैसे मान लीजिए कोई बायोगैस का खूब बड़ा प्लांट है, उसमें ओवर हो गया कि मान लीजिए कंजम्पशन नहीं हो रहा था, जनरेटर नहीं चल रहे थे, हो जाता है कभी कभी, हो जाता है कि ज़्यादा प्रोड्यूस हो गया, कोई दिक्कत नहीं, जला दो। उसके इतने फ्लेयर्स होते हैं, उस सब फ्लेयर में आग लगाने का सिस्टम रहता है। कारण ये है कि ये इतना पोल्यूशन करता है कि मतलब ग्लोबल वार्मिंग के हिसाब से कि भैया इसे जला के छोड़ देना, यानी कि 4 कार्बन डाइऑक्साइड के मॉलिक्यूल्स कम नुकसान करते हैं वर्सेस 1 हाइड्रोकार्बन यानी कि मीथेन का मॉलिक्यूल्स है। तो ये समझना बहुत ज़रूरी है कि इसीलिए मीथेन पे ब्रेक लगाना इंसानियत के लिए ज़रूरी है। यानी कि हमारे यहाँ से जो चीज़ निकल रहा है, इसको सबको संभालना ही पड़ेगा, चाहे वो चाइना हो, चाहे वो इंडिया हो, चाहे वो USA हो, चाहे यूरोप हो, हर को संभालना ही पड़ेगा। तो उसका आप करेंगे क्या? मान लीजिए आप मीथेन को उतना कलेक्ट करेंगे क्या? इसीलिए गैस पाइपलाइंस पे जो मेहनत कर रहे हैं, जो गैस टू लिक्विड पे मेहनत कर रहे हैं, ये सब हम लोग को उस टाइम का ये कचरा को साफ करने का मौका दे देगा। CO2 को सोलर और विंड संभाल रहा है, हम लोग का गैस प्लांट CH4 को संभालने लगेगा। तो वही समझिए। और अभी सबसे ज़्यादा मेहनत किस चीज़ पे किया है, जैसे मैंने आपको ऑस्ट्रेलिया का दिया, ऑस्ट्रेलिया कूद पड़ा है। और US में बीच में एक बार हल्ला हुआ था कि इनको बार बार इंडिपेंडेंस चाहिए, नहीं ले पाते हैं, ओपेक पे हमेशा डिपेंडेंट हो जाते हैं। तो उनका बीच में एक काम करो, कोल से ही सारा चीज़ कर दो। और हिसाब आ रहा था कि एक मतलब 2 बैरल कोल अगर ये निकालते हैं तो उससे 1 बैरल लिक्विड फ्यूल निकाल सकते हैं, जो गाड़ी उड़ी चलाने का काम करेगा। क्या उनके पास उतना कोल है? हाँ है, वो कर सकते हैं उतना, बस अभी ज़रूरत नहीं है। इसीलिए बोल रहे हैं ओपेक उतना दाम नहीं बढ़ा पाता है। उन्हें भी पता है कि बहुत ज़्यादा हम पुश किए, ये टेक्नोलॉजी प्यार से बोलेगा ढप्पा, आप अपना प्रॉफिट छोड़ दो। क्योंकि कोल से कर सकते हैं, बायोगैस से कर सकते हैं, नेचुरल फीड स्टॉक से कर सकते हैं, तो बहुत ऑप्शन है, रेंज जो है, और सब मिलेगा। और ये समझिए साफ मिलेगा, तो ये बहुत अच्छा है। और इसका आउटपुट में सबसे बड़ा बात ये होता है ना कि आप लोग समझिए कि पेट्रोल डीजल का दाम है, वो सब चिल्लड़ छुट्टा है। पेट्रोल डीजल सस्ता चीज़ है। अगर आप क्रूड ऑयल रिफाइनरी में जाते हैं, बोले भैया कितना किस सबका प्रॉफिट होता है, वो ऊपर वाले जितनी चीज़ है ना, जैसे आपका LPG हो गया, आपका ये हो गया पैराफिन हो गया, मतलब हल्की चीज़ है, हल्का प्रॉफिट होता है। मेन प्रॉफिट आता है जो हैवी हाइड्रोकार्बन्स होते हैं। क्यों? क्योंकि जैसे बेस ऑयल का पर लीटर दाम देखेंगे बहुत ज़्यादा होता है, वैक्स का देखेंगे क्योंकि वो पूरी इंडस्ट्री चलाता है, बहुत ज़्यादा होता है, नैफ्था का बहुत ज़्यादा दाम होता है। तो ये सब हाई मतलब कहते हैं प्रॉफिट केमिकल्स रहते हैं। कंपनी क्या करती है, उसे आराम से बना के रख लेना है, उसको एक्सपेंड नहीं करना है। जैसे मैंने आपको बताया ना क्रैकिंग, और वो क्रैकिंग में आप कंट्रोल करते हो कि आउटपुट क्या निकल रहा है, तो वो आप मार्केट के हिसाब से एडजस्ट कर सकते हो। जैसे इंडिया आराम से चल रहा है, सब चीज़ बल्ले बल्ले, हमारा सोलर विंड मेन काम संभाल लिया है, थोड़ा मोड़ा अप डाउन हो रहा है, उसके लिए हम लोग नेचुरल गैस है, पम्प्ड हाइड्रो, सब बढ़िया से हमारा ये CO2 संभाल लिया। अब रहा बात कि लोग हैं,
लोग का पेट से तो निकलेगा, गाय है, गाय के पीछे से तो निकलेगा, और इतना बायो इकोसिस्टम हम लोग जो चला रहे हैं, फार्मिंग चला रहे हैं, उसका बायो वेस्ट निकलेगा ही। उस सारे वेस्ट को हम लोग मीथेन में बदलते हैं, उस मीथेन को हम लोग कन्वर्ट करते हैं। अब रहा बात की एनर्जी का डिमांड नहीं, तब क्या करें? जला दे सीधे, ज़रूरत नहीं है सर, उसे आप लिक्विड में बदल दीजिए, उसे आप पैराफिन वैक्स में बदल दीजिए। ये वैक्स इतने सारे फील्ड में खपत होता है ना कि इसको बना के सब कंपनी आराम से, भैया हमारे पास प्रॉफिट है, बुरा दिन के लिए टेंशन मत लो, वो तब पैराफिन वैक्स को खपत कराएंगे। जैसे हमारा देश हमेशा क्रूड ऑयल स्टोर करता है, मतलब फाइनल प्रोडक्ट स्टोर नहीं करता है। मतलब कर सकते हैं बट इट्स नॉट एडवाइजेबल, क्रूड ऑयल ज़्यादा आराम से ये होता है, स्टोर हो जाता है। तो वही समझिए, ये हमारे लिए बहुत अच्छा औजार है। इस तरह के टेक्नोलॉजी पे डेवलपमेंट करना, गैस पाइपलाइन हो जाए, गैस टू लिक्विड पे हो जाए, डेवलपमेंट करना हमको मीथेन इमिशन को संभालने का मौका देता है। ये हम सबके लिए भला है और देश की भी तरक्की होती है आज़ादी के साथ। इसे समझना ज़रूरी है। तो इसे अच्छी टेक्नोलॉजी इस पर आज डेवलप कर रहे हैं फॉसिल फ्यूल के लिए, कल रिन्यूएबल्स में भी हम लोग को काफ़ी फायदा देगा। तो ये था मेरा प्रेजेंटेशन गैस टू लिक्विड के बारे में। उम्मीद करता हूँ आपको अच्छा लगा, कुछ सीखने को मिला, कुछ समझ में आओ। अगर ऐसा है लाइक कर दें, दोस्तों शेयर कर दो, उससे मेरा काफ़ी भला हो जाएगा। नहीं अच्छा लगा, नहीं पसंद आया, कोई बात नहीं, आप डिसलाइक दबा सकते हैं। मैं कहूँगा डिसलाइक 2 बार दबाएं, उससे मुझे पता चलेगा कितना ना पसंद हुआ है। मैं आपसे कहूँगा कि कमेंट लिखें, मैं हर कमेंट को पढ़ने की कोशिश करता हूँ। आपसे कहूँगा सब्सक्राइब कीजिए, बेल दबाइए अगर आप फ्री हैं तो। आपने मेरा वीडियो देखा, जानकर मुझे बहुत खुशी हुई। धन्यवाद।